हेलो गाइस, ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल मेंस का जो आंसर की है वो आ चुका है और ये वीडियो मैं एक दिन बाद बना रहा हूँ। तो मेरे स्कोर कितने थे, चाहे वो प्री में रहा हो या फिर मेंस में रहा हो। हालांकि मैंने पहले सोचा कि ये वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि अगर ये वीडियो बना देता हूँ तो बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे भाई लोग को हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन सी गलतियाँ मैंने की, प्री में हो या फिर मेंस में हो, और आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, और कौन कौन सी सही चीज़ है जो मैंने की जिसको आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हर चीज़ को मैं प्री से लेके मेंस तक का जो एक होता है उसको मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो मे भी ये वीडियो लंबी हो, तो आपको पूरा देखोगे तो जो भी गलतियाँ होती हैं, जो आप पहली बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो गलती करोगे। तो वो गलती से बचने के लिए ये वीडियो आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने प्री के स्कोर से। मैं पूरा स्टेप वाइज बताता जाऊँगा। तो प्री के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की थी। इससे पहले मैंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था और सीएचएसएल में मेरे बहुत अच्छे स्कोर थे और मैंने फाइनली स्किल टेस्ट वगैरह भी दे रखा है। तो उसका भी रिजल्ट वगैरह आना बाकी है। तो उस हिसाब से मैंने सीजीएल के लिए बहुत मेहनत की थी, सीएचएसएल के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ओके, उसके बाद भी मेरे 138 राइस, मतलब फाइनल स्कोर थे, राइस स्कोर नहीं, फाइनल स्कोर थे 138। मेरा ओबीसी से जो कट ऑफ गया था वो 119 गया था, यानी 19 नंबर मेरे सिर्फ राइस स्कोर से ज़्यादा थे। तो ये कम इतने क्यों आए? इसे कम आने का रीज़न 3 था। पहला रीज़न ये था कि मेरे जो माइंडसेट है उसमें एक माइंडसेट सेट हो चुका है कि अगर मेरा सेंटर किसी अनदर सिटी में जाएगा तो मेरे 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो है वो कम करके आ पाऊँगा। क्योंकि उतना दूर जाना, 7 से 8 घंटा ट्रैवल करना और बिना खाए पिए जा रहा हूँ और ब्रश भी नहीं करूँगा वहाँ पे, बाकी चीज़ें फ्रेश भी नहीं होऊँगा, मतलब नहाऊँगा-धोऊँगा नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत इफ़ेक्ट करती है माइंड पे। तो ये चीज़ पहली गलती, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि अगर आपका सेंटर दूसरे सिटी में जाता है तो आपको पैनिक होना है इस चीज़ को लेके। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, और जो मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, वो बहुत इफ़ेक्ट करती है आपके स्कोर को। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी जो चीज़ है वो है, ये है कि आपको जो एग्ज़ाम है ना, मैंने अपने एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। तो देखिए, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो ना तो आप लास्ट एंड तक पढ़ते हो कि कहीं कोई चीज़ें भी छूटनी नहीं चाहिए। ओके, बहुत सारी चीज़ें छूटी रहती है तो आप एंड तक प्रिपरेशन नहीं करते हो, लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें छूटी हो तो आप एंड तक प्रिपरेशन करते हो। तो मैंने एंड तक प्रिपरेशन की थी। सुबह तक मैंने मतलब सुबह जब मैं यहाँ से निकला था तो उसके बाद भी आधे 1 घंटे पढ़ के गया था। तो ये चीज़ें जो हैं गलती आपको नहीं करनी चाहिए। मैं इसके बारे में बताऊँगा कि 2 से 3 दिन जब मैंने नहीं पढ़ा था और मैंने एमटीएस और स्टेनो का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे अच्छे स्कोर आए थे। ओके, हालाँकि मैंने 1 हफ्ते तक नहीं पढ़ा था स्टेनो के लिए, उसके बाद बहुत अच्छे स्कोर आए थे। और इसमें मैंने पढ़ने के बाद भी स्कोर जो है कम आए, उसका रीज़न यही है कि जो मेंटल प्रेशर होता है, बाकी चीज़ें होती है, वो दिमाग को थोड़ा-सा 1 से 2 दिन खाली रखना चाहिए आपको। ओके, ये सबको पता होता है लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं कर पाते हैं। लास्ट टाइम पे थोड़ा डर जाते हैं कि यार पढ़ ही लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ है, आपको इससे डरना नहीं है, बिल्कुल आपको 1 से 2 दिन आपको रिलैक्स करना है। ओके, तो ये हो गई दूसरी चीज़। थर्ड चीज़ जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केट में ना एक एक जो स्कोर है वो रन करता है। जैसे कि 170 स्कोर जो है वो रन कर रहा है कि यार मुझे 170 या फिर 180 जो है ना वो लेके ही आना है, कुछ भी हो जाए मुझे 180 तो लेके आना है। अगर 180 नहीं लाया तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैं 180 लेके आना है, फाइनली इतना हो जाता है माइंड में। तो मेरे भी माइंड में था कि 170 से 80 के बीच मुझे मार्क्स जो है आउट ऑफ 200 वो लेके आने हैं, चाहे कुछ भी इसके लिए करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े। तो ये माइंडसेट मैंने बना लिया था। और हालांकि मेरे मॉक्स वगैरह में प्रीवियस ईयर में आते भी थे स्कोर, और मेरे प्रीवियस ईयर और मॉक्स से 4 से 5 नंबर हमेशा से एग्जाम में ज़्यादा ही आए हैं। ओके, तो मैंने सोचा था चलो 170 आ रहे हैं तो मेरे वहाँ पे 175 के आसपास आ जाएंगे, नहीं तो 170 तो आना ही है। लेकिन आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस साल जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा टफ था। सीजीएल प्री का, सीएचएसएल का भी टफ था, इसीलिए सीजीएल का जो राय स्कोर है पिछले साल के मुकाबले 19 या 18 नंबर के आसपास कम गए थे। प्री का स्कोर की बात कर रहा हूँ, प्री का कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो कम गए थे। ओके, तो यहाँ ये चीज़ें थी, लेकिन मार्केट में जो बता रहा हूँ ना कि एक रन करता है स्कोर, तो वो चीज़ मेरे माइंड से बैठ गई थी। हालांकि आपका जीके देख लो, जीके टफ था, मैथमेटिक कैलकुलेटिव आया था, रीजनिंग में लड़के 21-22 क्वेश्चन करके आ पा रहे थे, बहुत को 16 से 18 मिनट के आसपास लग जा रहा था रीजनिंग को सॉल्व करने में। तो ये चीज़ें थी, इसका इफेक्ट पड़ता है पेपर का। लेकिन मेरे माइंड सेट में यही था कि 170 लेके आना है। इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घबरा के किया। ओके, तो ये घबराना नहीं है, और ये मार्केट में जो रन स्कोर होता है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, अगर इस पर आप ध्यान नहीं दोगे, अपने हिसाब से चीज़ों को करोगे, तो मैं ऑब्वियसली 150 के आसपास तो स्कोर कर सकता था अगर बिल्कुल घबराता नहीं तो, या 140 के आसपास भी करता, या 135 भी करता, तो फाइनल जाके 150 के आसपास पहुंच जाते स्कोर, तो फाइनल स्कोर तो अच्छा होता। इसका मुझे मेंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता और मेंस के लिए मैं मोटिवेटेड रहता। तो यहाँ पे जब मैं आंसर की देखा तो मैंने सोचा कि चलो मेरा प्री तो नहीं होगा,
फिर मैंने आशा छोड़ दिया, मेंस के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। ओके, आंसर की देखने के बाद ही अब मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं किया मेंस के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत कम स्कोर है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि हो गया है। अब मेरे स्कोर जो है वो 19 से 20 नंबर ज़्यादा थे, कट ऑफ से ज़्यादा थे प्री में। तो अब मुझे लगा कि मेंस के लिए मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। हालाँकि मैं 1 हफ्ते तो बहुत मोटिवेट रहा, लेकिन फिर मार्केट में कि स्कोर जो रन करता है मार्केट में, एक वो चीज़ रन करता है कि यार प्री में इसके तो 180 आए हैं, 170 आए हैं। तो ये चीज़ सुनने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट हुआ। हालाँकि मैं मेंस की प्रिपरेशन करता रहा, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया कि मेरे स्कोर जो हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाएँ। क्योंकि एक था ना कि यार प्री में कम स्कोर आए हैं, तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी चाहिए कि आपके प्री में कितने मार्क्स हैं, बाकी में कितने मार्क्स हैं। आपको प्रिपरेशन करनी है तो दबा के करो, या तो बिल्कुल छोड़ दो। ओके, क्लियर बात है। आपको प्रिपरेशन करनी है तो बिल्कुल दबा के करो मेंस के लिए। ओके, प्री में कितने भी स्कोर रहे हो आपके, बिल्कुल उसके लिए पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ओके, तो ये चीज़ मैंने किया। मैंने सिर्फ 3 से 4 मॉक्स मैथ्स के दिए थे, और 2 से 3 मॉक्स जो हैं वो मैंने इंग्लिश के दिए थे। सिर्फ और सिर्फ इतने ही दिए थे मैंने, उससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया। और बाकी चीज़ों को मैं प्रिपेयर करते रहा, वो कैब वगैरह रिवाइज़ करता रहा, अपने नोट्स वगैरह थोड़ा पढ़ते रहा। बहुत ज़्यादा सीरीज़ को लेके नहीं था। ओके, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ना हो पाए मेरा। उसके बाद जैसे ही मैंने सोचा कि चलो यार, अब लास्ट के 10 से 15 दिन बचे हैं, मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, खूब सारे मॉक्स दे लेता हूँ, और सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये सोचा, तब तक एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ गया, और मैंने सोचा कि चलो यार, इसमें तो हो नहीं पाएगा, मे बी कम चांसेस हैं। अगर मैंने मेंस बहुत अच्छा स्कोर कर भी लिया तो कम चांसेस है, लेकिन एनटीपीसी मेरा बहुत अच्छा चांस है। तो मैंने एनटीपीसी की तरफ मूव कर लिया, और एनटीपीसी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने लगा। सिर्फ जीके पढ़ने लगा और एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर सॉल्व करने लगा। तो वहाँ पे मेरी एक मिस्टेक्स कहो या फिर जो भी कह सकते हो इसको, तो मैंने एनटीपीसी की तरफ हो गया, और एनटीपीसी का पेपर भी कैंसिल हो गया उधर, और मैं ना मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाया और ना एनटीपीसी की। तो ये चीज़ भी हो गया। और प्री में कम स्कोर होने की वजह से मैंने मेंस पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मेंस में कौन कौन सी गलतियाँ हुई। तो मेंस मेरे 140 जो है वो मेरे स्कोर हैं आपके मैथमेटिक्स में, 177 इंग्लिश में है। ओके, तो हालांकि मेरे स्कोर जो है, अगर मैं प्रिपरेशन किया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर 190 नहीं होता, मुझे पता है। लेकिन इतना है कि 170 175 के आसपास स्कोर मेरे मैथमेटिक्स में होते। और इंग्लिश में के लिए मैंने उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि जो पिछले बार मैंने पढ़ा था, बहुत टाइम पहले पढ़ा था, वो सभी काम दिया। तो 177 स्कोर है, तो बहुत इसमें भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 185 के आसपास में भी पॉसिबल है कि हो जाता मे बी 185। तो ठीक था, मे बी चांसेस थे कि हो जाता, मे बी इस पे भी चांसेस हो कि हो जाए, आई डोंट नो। तो कौन कौन सी गलतियाँ की, मैंने टॉपिक्स आपको बता देता हूँ कि मैंने एनालिसिस किया अपने पेपर का। तो रेशियो देखिए, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा, जो कि प्री में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा, हर एग्जाम में काम देगा। देखिए, मैंने रेशियो के क्वेश्चंस जो है, रेशियो मेरा बहुत अच्छे से तैयार नहीं है। ओके, मतलब तैयार है, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा देगा ना, तो मुझे अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है कि यार मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और एवरेज कुछ क्वेश्चंस हो गए, मिक्सन एंड एलिगेशन रेशियो से रिलेटेड है, तो ये हो गया। और ये जो 3-4 टॉपिक है ना, इसमें मैं थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे कोई कह दे, ये कह के दे दे यार ये कैट का क्वेश्चन है, इसको लगाओ, तो भले वो आसान रहे, बिल्कुल आसान रहा हो, वो लग जाएगा मुझसे। लेकिन एक ये होता है ना कि यार ये टॉपिक तो मेरा उतना अच्छे से तैयार नहीं है, तो मैं पता नहीं इसको कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो ये एक डर जो होता है ना अंदर से, कॉन्फिडेंस जो पूरा 100% होना चाहिए, वो चीज़ अगर आपके पास नहीं है, तो थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा दिखेगा या फिर कैलकुलेटेड दिखेगा, आपके जो ऑप्शंस हैं वो पॉइंट में दिख जाएंगे, तो आप घबरा जाओगे और उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। जितने भी टॉपिक्स तैयार करने हैं, उसको इस तरीके से होने चाहिए कि उसके कितने भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको लगना चाहिए यार मुझे, मेरा तो ये तैयार है, पूरा अच्छे से तैयार है और उसको मैं कर जाऊँगा। तो ये चीज़ रहेगी, तो आप ऑब्वियसली कि अगर जाके 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है पूरा अंदर से, तो ऑब्वियसली यार 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम क्वेश्चन करोगे, भले वो आसान रहे फिर भी नहीं कर क्या पाओगे। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई, इसको आप ठीक करना अपने एग्ज़ाम में, अगर आपसे ऐसा होता है तो। और है जिससे मेरा कुछ जो है वो मेरा स्ट्रेंथ था, जैसे मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, और प्रॉफिट लॉस हो गया, और वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरा स्ट्रेंथ था। तो इनके क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे सही किए। और क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार, मुझे ज्योमेट्री तो एकदम अच्छे से आती है, मैंने पूरी पूरी क्लास कर रखी है, उसको मैंने कितना रिवाइज कर रखा है, कितने सारे मैंने ज्योमेट्री के नोट्स बना रखे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये होता है कि इसको मैं फाइनली कर लूँगा। कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं,
तो ये चीज़ होती है। और इसी तरह मेंस्ट्रुएशन में भी पूरा फुल कॉन्फिडेंस था, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑप्शन देख के ही हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये है स्ट्रेंथ वाली चीज़ें, कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें। आपको हर टॉपिक के लिए कॉन्फिडेंशियल होना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत कॉन्फिडेंशियल होना है, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। थोड़े से वो टेढ़े मेढ़े रहेंगे उसके बाद भी। कुछ क्वेश्चन देखिए, एक मैं और बता देता हूँ आपको। ये जो बार ग्राफ आता है ना, अगर सर्कल करके देता है 360 डिग्री वाला, अगर 2 सर्कल दे देता है ना और रिलेट करके उसमें आपको सॉल्व करना होता है, तो देखिए उसको मैं कर लेता हूँ। हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर बताऊँ आपको, प्रीवियस ईयर में उसमें कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है और थोड़ा उसको समझना पड़ता है मुझे, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है, इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होता, अगर इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, और इसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया होता, तो मुझे पता होता कि ऐसे करना है। तो इन क्वेश्चन में मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है और थोड़ा एक डर होता है कि पता नहीं कर पाऊँगा या फिर कहीं ये बैंकिंग वाले की तरह तो नहीं है, तो मैं डर जाता हूँ अंदर से। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टॉपिक को लेकर डरते होंगे कुछ कुछ। तो ये चीज़ जो है आपको सही कर लेनी है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो आपके ग्राफ वाले हो, रेशियो हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, फिर आपका ज्योमेट्री हो, कोई भी हो, तो कॉन्फिडेंशियल होना है। ओके। और इंग्लिश की इसी तरह बात करूँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, मेरा एक्टिव पैसिव था, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कुछ गलत हुआ था, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी कुछ गलत हुआ था। तो ये 198 मैंने किया था क्वेश्चन, हालांकि सभी स्टूडेंट्स ने 198 200 ऐसे करके आए थे। तो इंग्लिश का तो पता चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैथ में इतना किए लेकिन इतने ही कम स्कोर आ रहे हैं, इंग्लिश में इतना किए इतने कम स्कोर आ रहे हैं। तो थोड़ी चीज़ें कम्प्लेक्स थी, थोड़ी अलग भी थी। तो इंग्लिश का थोड़ा सा अलग होता है मैथमेटिक्स के मुकाबले, आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए क्या है ना कि प्री में और मेंस में डिफरेंस आपको पता है क्या होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टाइमिंग का। ओके, टाइमिंग, अगर आप 2 घंटे बैठ लेते हो, आपने बहुत सारे मॉक्स सॉल्व किए हैं, तो आप इंग्लिश में अच्छा कर ले जाओगे। ओके, क्योंकि इंग्लिश हार्ड नहीं आती है। देखिए एक्टिव पैसिव आना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं, सेंटेंस रेजिमेंट आ रहे हैं, टॉपिक सारे सेम ही आने हैं। ओके, पैसेज और पैसेज ही सिर्फ ऐड होता है एक्स्ट्रा, बाकी सारे टॉपिक सेम आने हैं। लेकिन आप 2 घंटा बैठ पाओ, 2 घंटा स्क्रीन को देख पाओ, रुक पाओ, खुद को रोक पाओ, तो ये चीज़ जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं एक लाइन से जो होता है वो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते ना कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है, माइंड में पूरा प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश को आप 1.5 घंटे में सॉल्व कर जाओ, जल्दी से सॉल्व कर जाओ, और बीच बीच में 5 मिनट का गैप लेके करो। जैसे आपने 50 क्वेश्चन किए, 5 मिनट का गैप ले लिया, फिर 2 मिनट का गैप ले लिया, तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो ये सब बातें पता थी, लेकिन मॉक्स जब दोगे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चीज़ें आप इंप्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हो घर पे, तो यही चीज़ें आपके वहाँ पे भी इंप्लीमेंट होंगी, खुद ब खुद जो है इंप्लीमेंट होगा। तो ये सारी गलतियाँ थी जो मैंने ऑब्जर्व की अपने, और मे भी पॉसिबल है कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ आप भी किए होंगे अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो। और अगर आपका अच्छा स्कोर है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है, तो अभी जस्ट एग्ज़ाम है, तो उसमें ये गलती आप मत करना, और खुद के अंदर आप खुद देख लो, एनालिसिस कर लो अपने जो आंसर की आई है उसमें, और प्री में भी कौन कौन सी गलतियाँ हुई थी उसको एनालिसिस करो, और एक अच्छे से आप मतलब तैयारी करो, और हो जाएगा यार, मतलब कोई इशू नहीं है इसमें। बट थोड़ी सी अपनी कमियों को जो है ना वो खुद नोट डाउन करोगे तो बेटर है, एज़ कम्पेयर कि मतलब आप बस बुक उठाए और स्टार्ट कर दी कि नहीं हुआ चलो अब पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप कुछ टाइम दो, 2 से 3 दिन, उन चीज़ों को, उन गलतियों को सही करने के लिए, तो बेटर है। हालांकि देखते हैं, अभी और भी बहुत सारे रिजल्ट आने हैं। मैंने एमटीएस का पेपर दिया था, उसको मैंने बिल्कुल भी स्किल पे छोड़ दिया था, कि मैंने जो स्किल प्रिपेयर था उसी पे बस चलो दे देता हूँ। तो मेरे राय स्कोर 80 थे, बढ़ेंगे में भी 2 से 3 मार्क। देखिए उसमें क्या होता है। इसी तरह स्टेनो का मैंने दिया था, उसका जो रिज़ल्ट है वो मैंने शेयर भी किया था अपने वीडियो पे। उसके लिए मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, ऑब्वियसली। स्टेनो के लिए मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, तो उसमें मेरे स्कोर बहुत ही ठीक ठाक थे, मतलब 152 थे। मैंने उसके लिए एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था बिल्कुल। ओके, तो ये चीज़ें थी। तो कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ प्रेशर होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मार्क्स वगैरह कम आ जाते हैं। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन में ही कमी थी, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, और एनालिसिस करके खुद में एक चेंज लाइए, और मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि आगे भी एग्ज़ाम आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।